हाय गाइस, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू द चैनल। तो गाइस, हमारी जो लीगल रीजनिंग की सीरीज चल रही है उसमें हम फिलहाल कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ कवर कर रहे हैं। ये सेकंड क्लास है कॉन्स्टिट्यूशन लॉ की। अगर आपने फर्स्ट क्लास नहीं देखी है तो आई बटन में उसका लिंक है, जाके देख लेना। ठीक है। तो इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे फ्रेमिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड द बेसिक्स ऑफ फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, फंडामेंटल राइट्स हम स्टार्ट करेंगे इस क्लास में और इसमें सिर्फ और सिर्फ बेसिक कवर करेंगे। आर्टिकल 12 जो है हमारा डेफिनेशन ऑफ स्टेट। ठीक है। तो गाइस स्टार्ट करते हैं फ्रेमिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन से। तो पहला सेशन जो था असेंबली का, फर्स्ट सेशन ऑफ द असेंबली वाज हेल्ड इन न्यू दिल्ली ऑफ कोर्स ऑन डिसम्बर 9th 1946। ठीक है, ये हमने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस करा था, तो इसमें बस एक बार बता दिया। ठीक है। और कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली को बेसिकली पूरा कॉन्स्टिट्यूशन प्रिपेयर करने में कितना टाइम लगा, तो वो लगा 2 years 11 months एंड 17 days। इसको ना मतलब इसको ध्यान कर लेना, इसको इसको एक बार मतलब रट लेना कि 2 साल 11 महीने और 17 दिन लगे पूरा कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आ सकता है। एंड कॉन्स्टिट्यूशन जो था हमारा, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इट वाज रेडी एंड अडॉप्टेड ऑन नवंबर 26 1949। ठीक है, ऑब्जर्व्ड एज द कॉन्स्टिट्यूशन डे और लॉ डे इन आर कंट्री। जो हम लॉ डे बनाते हैं या फिर कॉन्स्टिट्यूशन डे मनाते हैं हमारी कंट्री में नवंबर 26 को, वो इसीलिए मनाया जाता है क्योंकि 26 नवंबर 1949 को कॉन्स्टिट्यूशन वॉज रेडी टू बी अडॉप्टेड। ठीक है। एंड कॉन्स्टिट्यूशन जो था हमारे इंडिया का, इट केम इनटू फुल ऑपरेशन विद इफेक्ट फ्रॉम जनवरी 26 1950। ठीक है, 26 जनवरी 1950 को हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन था इट केम इनटू इफेक्ट। ठीक है, बना था, अडॉप्ट हुआ था 26 नवंबर 1949 को, बट इट केम इनटू इफेक्ट ऑन 26 जनवरी 1950। ठीक है, जो कमेंसमेंट था कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का वो इस डेट को चुना गया क्योंकि बिकॉज ऑन दिस डेट इन 1930 इंडियन पीपल ऑब्जर्व इंडिपेंडेंस डे फॉलोइंग द रेजोल्यूशन ऑफ पूर्ण स्वराज ऑफ द कांग्रेस सेशन हेल्ड इन द मिडनाइट ऑफ December 31 1929 एट लाहौर। ठीक है, तो इस दिन को बेसिकली इसलिए चुना गया क्योंकि December 31 को जो कांग्रेस सेशन था उसमें पूर्ण स्वराज को सेलिब्रेट किया गया था। ठीक है, इसी डेट को 1930 पे। ठीक है, ओरिजिनली जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया था उसमें 395 आर्टिकल्स थे, डिवाइडेड इनटू 22 पार्ट्स एंड 8 शेड्यूल्स। आज हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में 448 आर्टिकल्स हैं, 25 पार्ट्स हैं और 12 शेड्यूल्स हैं। ठीक है, आगे चलते भाई फ्रेमिंग की ही बात करते हैं अब। तो आगे इसमें बात करते हैं कि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट और सच प्रोविजंस हैं आर दोज दैट डेलिनेट फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट जो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में कोई प्रोविजन है तो वो है हमारा आर्टिकल ऑन फंडामेंटल राइट। ठीक है, दीज आर एसेंशियली द बेसिक ह्यूमन राइट्स ऑफ ऑल सिटीजन एंड अप्लाई इररिस्पेक्टिव ऑफ रेस, प्लेस ऑफ बर्थ, रिलीजन, कम्युनिटी और जेंडर। ठीक है, इन सब चीज़ों से कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, ये फंडामेंटल राइट्स सबको मिले हुए हैं। इट दे अप्लाई इररिस्पेक्टिव ऑफ रेस, प्लेस ऑफ बर्थ, रिलीजन, कम्युनिटी और जेंडर। ठीक है, दे आर एनफोर्सेबल थ्रू कोर्ट्स ऑफ लॉ सब्जेक्ट टू स्पेसिफिक रिस्ट्रिक्शन, जिनको हम ऑल्सो बोलते हैं रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन। ठीक है, जो भी आपके फंडामेंटल राइट्स हैं उसमें रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगे हुए हैं। ठीक है, वो एकदम ही फुल्ली आपको प्रोटेक्ट नहीं करते हैं, उसमें रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगे हुए हैं विच आर वैलिड। ठीक है, इसके अलावा जो डीपीएसपी हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी हैं और फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, ये नॉन जस्टिसिएबल है। नॉन जस्टिसिएबल का मतलब क्या होता है कि आप ऐसा नहीं बोल सकते कोर्ट में जाके कि मेरा ये डीपीएसपी वायलेट हुआ है। ठीक है, कोर्ट उसको एंटरटेन नहीं करेगा क्योंकि जो डीपीएसपी है और फंडामेंटल ड्यूटीज़ है उनका नॉन जस्टिसिएबल नेचर है, मतलब दे कैन नॉट बी इन्फोर्स्ड इन द कोर्ट ऑफ लॉ। ठीक है, उनका सिर्फ इंटेंशन था बेसिकली गाइडलाइंस बनाने का टू गुड सिटीजनशिप एंड गुड गवर्नेंस। दे बेसिकली जस्ट एक्ट एज गाइडलाइंस। ठीक है, while it is good to be aware of them for questions on the constitution, as far as the CLAT exam or any other law entrance exam is concerned, they would not have a role to play in the legal reasoning question। ठीक है, आपके लीगल रीजनिंग के क्वेश्चन ज़्यादातर अगर कॉन्स्टिट्यूशन से आए तो वो मेनली शायद फंडामेंटल राइट से ही आएंगे। ठीक है, आगे चलते भाई, फंडामेंटल राइट्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन आर ऑफन कोटेड एज द मैग्ना कार्टा ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब मैग्ना कार्टा क्यों, क्योंकि मैग्ना कार्टा जो था 1215 में साइन हुआ था बाय किंग जॉन, ठीक है, ऑफ इंग्लैंड, वेर ही अग्रीड टू द चार्टर ऑफ द राइट्स विच वर अवेलेबल टू द पीपल। ठीक है, अब इसका मतलब बेसिकली ये था कि जो मैग्ना कार्टा था वो दुनिया का सबसे पहला ऐसा कोई डॉक्यूमेंट था जिसमें किंग को और उसकी गवर्नमेंट को माना गया कि वो लॉ के ऊपर नहीं है, दे आर नॉट अबव द लॉ, लॉ इज द सुप्रीम। ठीक है, लॉ सबसे ऊपर आता है, उसके नीचे फिर
किंग आते हैं और किंग की गवर्नमेंट आती है। ये जो आप सामने फोटो देख रहे हो ये मैग्ना कार्टा ही साइन हो रहा है, ठीक है। किंग जॉन ने साइन किया था मैग्ना कार्टा 1215 में इंग्लैंड में, ठीक है। एंड इट वाज द फर्स्ट डॉक्यूमेंट टू पुट इनटू राइटिंग द प्रिंसिपल दैट द किंग एंड हिज गवर्नमेंट वाज नॉट अबव द लॉ। और ऐसे ही हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आता है इंक्लूजन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स, जो गारंटी करते हैं राइट दैट द पीपल हैव अगेंस्ट द एस्टैब्लिश गवर्नमेंट ऑफ द डे, ठीक है। गवर्नमेंट के अगेंस्ट आपके पास कुछ राइट्स अवेलेबल हैं जो कि फंडामेंटल राइट्स में आपको मिल जाएंगे, ठीक है। आर्टिकल 12 से लेके 35 तक पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जिसको कहा जाता है उसको हम फंडामेंटल राइट्स बोलते हैं, ठीक है। डिफरेंट राइट्स आर इलाबोरेटेड नीचे, मतलब नेक्स्ट स्लाइड में आपको बाकी सारे राइट्स मिल जाएंगे, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं आर्टिकल 12 के बारे में। तो आर्टिकल 12 आपकी बात करता है कि स्टेट किसको बोलेंगे। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में स्टेट डिफाइन है आर्टिकल 12 में। तो फंडामेंटल राइट्स जो हैं आर एप्लीकेबल ओनली ऑन स्टेट, ठीक है। तो जो फंडामेंटल राइट्स स्टेट के अगेंस्ट ही एप्लीकेबल हैं, तो हमें यहाँ पे पता होना चाहिए कि स्टेट किसको हम बोलेंगे, ठीक है। देयरफॉर इट इज नेसेसरी टू नो विच बॉडीज आर कवर्ड अंडर द कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेट, ठीक है। तो अब स्टेट की जो डेफिनेशन है, इट डिनोट्स द यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट्स, द पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर्स and all local or other authorities within the territory of India or under the control of the Indian government, ठीक है। बाहर भी हो सकते हैं टेरिटरी ऑफ इंडिया के, या फिर जो इंडियन गवर्नमेंट के कंट्रोल के अंडर है वो भी आप स्टेट में कंसिडर कर सकते हो। तो सबसे पहले तो यूनियन गवर्नमेंट मतलब तुम्हारी सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर्स, लोकल और अदर अथॉरिटीज़, ठीक है, विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, और एनी अदर अथॉरिटी ओवर विच द इंडियन गवर्नमेंट हैज़ इट्स कंट्रोल, ठीक है। तो इन सबको हम स्टेट की डेफिनेशन में कंसिडर करेंगे विच इज़ डिफाइंड इन आर्टिकल 12, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड में हम बेसिकली कंसिडर कर रहे हैं कि आर्टिकल 12 में क्या क्या आता है अंडर द डेफिनेशन ऑफ स्टेट, ठीक है। तो गवर्नमेंट, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट आती है आपकी, यूनियन गवर्नमेंट आती है, और पार्लियामेंट ऑफ इंडिया आता है, ठीक है। फिर गवर्नमेंट एंड द लेजिस्लेचर ऑफ ईच स्टेट, ठीक है। यहाँ पे हम स्टेट गवर्नमेंट की बात करते हैं और यहाँ पे हम सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करते हैं, ठीक है। अब स्टेट गवर्नमेंट है तो उसका लेजिस्लेचर भी आएगा, ठीक है, हाई कोर्ट्स वगैरह। फिर लोकल अथॉरिटीज़ और अदर अथॉरिटीज़, ठीक है, वो सब चीज़ें, वो सब भी स्टेट में की डेफिनेशन में आएगा, ठीक है। फिर उसके अलावा कुछ एसेंशियल बॉडीज़ हैं विच आर एम्बॉडीड अंडर आर्टिकल 12, ठीक है। वो है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज द स्टेट, गवर्नर्स ऑफ स्टेट विद एग्जीक्यूटिव पावर, गवर्नर्स ऑफ स्टेट भी स्टेट में कंसिडर किए जाते हैं। एनी डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट लाइक द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, तो आईटी डिपार्टमेंट जो है वो भी स्टेट कंसिडर किया जाता है, ठीक है। एनी इंस्टीट्यूशन कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट लाइक द इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर पॉपुलेशन साइंसेज, इस पे हमारे गवर्नमेंट का कंट्रोल है तो इसलिए इसको स्टेट में कंसिडर किया जाएगा। जो भी आपके PSUs हैं जैसे ONGC हो गई और LIC हो गई, जो भी जिस पे आपका गवर्नमेंट क्या कंट्रोल है या फिर वो सॉवरेन फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, तो वो भी स्टेट कंसिडर करी जाएंगे, ठीक है। फिर म्यूनिसिपैलिटीज़ ऑब्वियसली हमने लास्ट स्लाइड में बात करी, पंचायत एंड एनी अदर सिमिलर लोकल अथॉरिटीज़ विद पावर टू मेक एंड एनफोर्स रूल्स, रेगुलेशंस एंड लॉज, ठीक है, ये भी स्टेट में कंसिडर किए जाएंगे। फिर उसके अलावा लास्ट में कोई भी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो कि सॉवरेन फंक्शंस फॉलो करती है एज पर द डिस्क्रिप्शन ऑफ द स्टेट, ठीक है, उसको भी हम स्टेट कंसिडर करेंगे, ठीक है। तो गाइज ये था सिंपल सा आर्टिकल 12, ठीक है। तो गाइज इसी के साथ हमारी वीडियो यहाँ पे एंड होती है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर करना चैनल को, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम आर्टिकल 14, 13 डिस्कस करेंगे, ठीक है। फंडामेंटल राइट्स ही चलेगा अभी तो फिलहाल, जब तक ख़त्म नहीं हो जाता, ठीक है। टिल देन बाय बाय।